हेलो डियर्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। पोर्टर 5 फोर्स मॉडल क्रिएट किया था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर माइकल ई पोर्ट ने 1979 में। ये मॉडल पब्लिश हुआ था माइकल ई पोर्टर द्वारा लिखी गई बुक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी टेक्निक फॉर एनालाइजिंग इंडस्ट्रीज एंड कॉम्पिटिटर्स इन 1979। देखते हैं माइकल ई पोर्टर ने अपनी 5 फोर्स मॉडल में क्या कहा था। तो पोर्टर ने 5 अनडिनाइबल फोर्सेस को बताया है, आइडेंटिफाई किया है, जो हर मार्केट और इंडस्ट्री की शेपिंग करने में एक मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे फोर्सेस जिन्हें हम डिनाई नहीं कर सकते, किसी भी मार्केट की में किसी भी इंडस्ट्री को उनकी शेपिंग करने में वो बहुत ज़्यादा उसे इफ़ेक्ट करते हैं। विद सम कैविएट, कुछ लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए दीज 5 फोर्सेज आर फ्रिक्वेंटली यूज टू मेजर competition इंटेंसिटी, अट्रैक्टिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री और मार्केट। ये 5 फोर्सेस बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ताकि हम मेज़र कर सकें कि कंपटीशन की इंटेंसिटी कितनी है, कंपटीशन ज़्यादा है या कम है, कोई इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव है, कितना अच्छा बिजनेस है, कितना उसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में ये 5 फोर्सेस बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। पोर्टर का एक व्यू पॉइंट था, वो कहते थे ऑर्गेनाइजेशन को अपनी राइवल्स पर, अपने कॉम्पिटिटर्स पर एक क्लोज वॉच तो रखनी चाहिए, मतलब एक आंख रखनी चाहिए कि वो क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं अगर कोई फर्म लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव रखना चाहती है। लेकिन उसे सिर्फ कॉम्पिटिटर्स पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, अनदर फैक्टर्स को भी कंसीडर करना चाहिए जो बिजनेस के इन्वायरमेंट को इक्वली इफेक्ट कर रही हैं। वो 5 फोर्सेस हैं: कॉम्पिटिटर्स, bargaining power of supplier, threat of new entrants, bargaining power of buyer and threat of substitutes। आइए वन बाय वन इन सभी फोर्सेस के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री। कोई बिजनेस है या कोई इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उसमें हो रहा है, तो हर कोई चाहेगा कि हम वो वाला बिज़नेस कर लें, वो उस इंडस्ट्री में हम एंटर हो जाएं। मान लो हमारा कपड़ों का शोरूम है, तो लोग देखते हैं कि इसमें अच्छी कमाई हो रही है, तो और क्या करने लगे जाते हैं, लोग बिज़नेस को खोलना शुरू कर देते हैं, नए नए शोरूम ओपन होना शुरू हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली जो पुराने कस्टमर हैं, पुराने जो वो है दुकानदार हैं, उनको थ्रेट तो है। अब उनके जो कस्टमर हैं दूसरे शोरूम की तरफ स्विच हो जाएंगे, उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो ये थ्रेट तो है। द कंपनीज पावर इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द न्यू एंट्रेंट्स इनटू इट्स मार्केट। अगर कोई इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है, कोई बैरियर नहीं है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और कोई बैरियर भी नहीं है, तो न्यू एंट्रेंट्स ज़्यादा आते हैं, नए लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग जाते हैं उस बिज़नेस में, उसी इंडस्ट्री में। लेकिन अगर बैरियर्स हैं तो एंट्री कम होती है। हाई बैरियर्स हैं तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो होता है, लेकिन अगर बैरियर कम है तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स ज़्यादा होता है। अब थ्रेट हाई कब होती है? स्मॉलर कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड टू मेक एन एंट्री। मतलब कि बहुत कम पैसा लगाकर बिजनेस को शुरू किया जा सकता है, तो लोग नए नए आते हैं, नए नए इन्वेस्टर आते हैं, अपना काम करना शुरू कर देते हैं, तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री बढ़ जाती हैं। एग्जिस्टिंग फर्म्स डू नॉट हैव पेटेंट, ट्रेडमार्क और स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू। उनके पास कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, कोई स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू नहीं है, कोई अच्छी टेक्निक नहीं है, तो कोई नया बंदा आ जाता है मार्केट में बढ़िया टेक्निक लेकर। कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है, कस्टमर की लॉयल्टी नहीं है। अगर ये हमारे पास फैक्टर हैं तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर का मतलब बायर कितना ये मोल भाव करते हैं। अगर वो मोल भाव करते हैं और उनकी इतनी पावर है, वो रेट कम करवा लेते हैं, तो बार्गेनिंग पावर, तो ये हमारे लिए थ्रेट है। लेकिन अगर फिक्स प्राइस है तो उनकी बार्गेनिंग पावर कम है। मतलब कि जो हमने प्राइस रख दिया वो उसी प्राइस पर लेकर जो कस्टमर है लेकर जाने को तैयार है, मतलब जो भी प्रोडक्ट है वो कम ज़्यादा नहीं करवाते हैं, तो हमारे लिए ये थ्रेट नहीं है। लेकिन अगर वो कम ज़्यादा करवाते हैं, वह प्राइस सेंसिटिव है, तो थ्रेट क्या होती है, हमारी बढ़ जाती है। तो इट इज़ बार्गेनिंग पावर इज़ हाई इफ़ बायर्स हैव मैनी अल्टरनेटिव। अगर उनके पास अल्टरनेटिव ज़्यादा हैं, हम उनको महंगा लगा रहे हैं, जब उनको प्राइस हमारा पसंद नहीं आ रहा, तो वो क्या करेंगे, ईजिली स्विच कर जाएंगे, दूसरा प्रोडक्ट खरीद लेंगे क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव हैं। लेकिन अगर उनके पास फ्यू चॉइस हैं, तो बार्गेनिंग पावर जो ये थ्रेट है हमारे पास
मतलब हमारे लिए कम हो जाती है। तो बार्गेनिंग पावर क्या है, जस्ट एक असेसमेंट है हाउ सिंपल इट इज़ फॉर द बायर टू ड्राइव कॉस्ट डाउन। बार्गेनिंग पावर वही है कि वो मोल भाव कितना कर लेते हैं और इतनी पावर है कि वो प्राइस को कम करवा लेते हैं। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर सबसे ज़्यादा कब होती है, स्विचिंग कॉस्ट टू कॉम्पिटिटर्स आर लो। मतलब कि अगर वो हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो वो दूसरे का प्रोडक्ट खरीद लेंगे, तो मतलब ईजिली अगर स्विच कर सकते हैं तो बार्गेनिंग पावर बायर बढ़ जाती है। और बायर्स आर प्राइस सेंसिटिव, अगर प्राइस सेंसिटिव है तो हमारे लिए क्या है, थ्रेट है। नेक्स्ट है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स क्या मतलब असेसमेंट है सप्लायर्स का कि वो अपने प्राइस को कितना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, रेज कर लेते हैं। सप्लायर की जो पावर है वो डोमिनेट कब होती है, जब देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ सप्लायर्स बट प्लेंटी ऑफ बायर्स। बल्कि सप्लायर्स तो कम है लेकिन बायर्स ज़्यादा हैं। हमारा काम है, कपड़े का काम है, हमें कॉटन खरीदनी है, जो सप्लायर है वो कम है तो कितना भी रेट लगा दे हमें उनसे खरीदना ही पड़ेगा। तो इस केस में सप्लायर क्या होता है, पूरी मार्केट को डोमिनेट करता है। देयर आर नॉट मेनी सब्स्टिट्यूट नहीं है रॉ मटेरियल का, तो जिससे मिल रहा है हमें उसे लेना पड़ेगा। और अगर ऑप्शन है लेकिन स्विचिंग की कॉस्ट ज़्यादा है, मान लो हम लोकल ही कोई सप्लायर है उससे हम ले रहे हैं तो हमें कम कॉस्ट पड़ रहा है क्योंकि हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ रही। लेकिन अगर हम दूसरे स्टेट से मंगवा रहे हैं, जो माल तो सस्ता लगा रहा है लेकिन हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, मतलब स्विचिंग कॉस्ट हमारी ज़्यादा है, तो इस केस में बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर बढ़ जाती है। ये एक ऐसा फोर्स है जो पूरी इंडस्ट्री को इक्वली इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट अगर बायर्स के पास सब्स्टिट्यूट है वो इजीली क्या कर जाएगा, स्विच कर जाएगा। अगर उसे हमारा प्रोडक्ट महंगा लग रहा है या उस क्वालिटी पसंद नहीं आ रही तो वो इजीली स्विच कर जाएगा। जैसे अगर चाय है, चाय के रेट बढ़ जाते हैं तो चाय का सब्स्टिट्यूट है वो कॉफ़ी है, तो वो कॉफ़ी अगर उनको सस्ती लग रही है वो कॉफ़ी की तरफ स्विच हो जाएंगे। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर। जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर हैं वो तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं हमारी इंडस्ट्री को, हमारे बिजनेस को। जैसे कि अगर ज़्यादा कॉम्पिटिटर है तो कंपटीशन टफ है, एग्जिट बैरियर्स आर हाई। एंट्री इजीली हो जाती है लेकिन एग्जिट करने के लिए काफ़ी बैरियर्स हैं, बहुत मुश्किल हैं। प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, मतलब कि उनको ज़्यादा उनमें उनकी क्वालिटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कस्टमर की कोई लॉयल्टी नहीं है। तो इन केस में जो कंपटीशन होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो पोर्टर ने ये 5 फोर्सेस मॉडल दिया है, उसमें 5 फोर्सेस बताए हैं मार्केट के, जो किसी भी बिजनेस को, मार्केट को, इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। तो स्ट्रेटजी बनाते टाइम कोई भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले किसी भी इन्वेस्टर को इन 5 फोर्सेस के बारे में अच्छे से स्टडी करना चाहिए। हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा हट है। तो पिज़्ज़ा हट के पास देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। पिज़्ज़ा हट है ऐसी मतलब कि इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर उन्होंने अपनी ब्रांचेस खोली हुई हैं, तो इनके पास कंपटीशन तो बहुत टफ है। जैसे कि डोमिनोज हैं, क्योंकि जो और इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, और इंडस्ट्री मतलब सेम इंडस्ट्री में और कंपनीज़ हैं, डोमिनोज हैं, तो वो क्या कर रही हैं, डिस्काउंट दे रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। या फिर कोई और कंपनी आ गई, पिज़्ज़ा ही बना रही है वो, जिसने फ्रोज़न पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट कर दिया, रेडी टू बेक पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट कर दिया, तो वो पिज़्ज़ा को क्या हो रहा है, टफ कॉम्पिटिशन मिल रहा है। नेक्स्ट है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। तो इसका थ्रेट क्या है, लो है पिज़्ज़ा हट के लिए। क्यों? क्योंकि जो इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या, उनके प्राइस तो ज़्यादा होते हैं लेकिन मार्जिन कम होता है। और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, एग्जिस्टिंग जैसे पिज़्ज़ा हट है, डोमिनोज हैं, वो प्राइस कम कर रही है, डिस्काउंट दे रही है, उनके पास अच्छी टेक्निक है, तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इनके पास लो है। कंपटीशन की थ्रेट क्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन न्यू एंट्रेंट जो एंट्री करने वाले और इन्वेस्टर हैं उनकी थ्रेट क्या कम है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई है, क्योंकि देखो जो पिज़्ज़ा है एक फास्ट फूड प्रोडक्ट है, अगर पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो और भी फास्ट फूड के ऑप्शंस हैं, जैसे कि सैंडविच है, कोई चिकन फास्ट फूड है। तो अगर इंडिया की हम बात करें, हल्दीराम की पैकिंग वगैरह आती है जो इंडियन टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं वो, तो और भी हमारे पास ऑप्शन है। तो सब्स्टिट्यूट क्या है, हाई है, तो ये थ्रेट सबसे ज़्यादा है पिज़्ज़ा वालों के लिए।
उसके बाद है बार्गेनिंग ऑफ कस्टमर। बार्गेनिंग ऑफ कस्टमर लो है, क्योंकि अब जिसने भी पिज़्ज़ा खाना है उसने खाना ही है, वो जो भी रेट है वो लगा देगा, बार्गेनिंग तो करेगा नहीं ना जाके रेस्टोरेंट में कि 10 रुपये सस्ता कर दो, 20 रुपये मतलब सस्ता कर दो, वो कब नहीं करेगा मोल भाव। वो लाइक सेंसिटिव होते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशन जो भी होते हैं, अगर उन्हें मतलब महंगा हो जाता है वो फिर भी खरीदते हैं। उसके बाद है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, ये भी लो है। अब पिज़्ज़ा के केस में ये लो क्यों है, क्योंकि जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डलते हैं ना, जैसे कि फ्लोर, चीज़, वेजिटेबल्स, ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होती हैं, पेरिशेबल नेचर की होती हैं। और जो ये पिज़्ज़ा वाली इंडस्ट्री, ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो सप्लायर तो यहाँ पर इतनी बार्गेनिंग मतलब नहीं करते, क्योंकि ईज़िली हम स्विच कर सकते हैं, ईज़िली हम और सप्लायर्स हमारे पास ऑप्शन होते हैं। तो ये एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।